मास्टर स्ट्रोक है। इंडियन रुपी ने एक और नया हाइट सेट किया है, 90 रुपीज इक्वल टू $1। ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर इंडियन रुपी अगर डीवैल्यूएट होता है तो हम मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है। डॉलर ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर से तेज इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हुआ। ये मास्टर स्ट्रोक है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रतोष और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रुपी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन रुपी ने एक और नया हाइट सेट किया है, 90 रुपीज इक्वल टू $1। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप काफ़ी करीब हैं एक सेंचुरी के। खैर, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही परेशान होने की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सच आपको नहीं बताती है, ये बस आपको मैनिपुलेट करती है या राइट या लेफ्ट करती है। पर मेन बात ये है कि रुपया का गिरना हमारे लिए फ़ायदे की बात है, नुकसान की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि रुपया की वैल्यू गिरेगी तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते होंगे, जो भी हम बाहर की कंट्री में अपना प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे वो सस्ते दाम पे बेचेंगे। कुछ हद तक उनकी बात सही है और वो नए नए बढ़िया इकोनॉमिस्ट को अपने पैनल पे बुलाएंगे और वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। पहली बात, या तो वो लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है। अकेले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये आधी बात है। हमेशा हमें दो चीज़ जाननी पड़ेगी कि सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारा इंपोर्ट कैसा हो रहा है। तो कोई भी इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे डिपेंड करती है, बजाय सिर्फ एक्सपोर्ट के। अब जाहिर सी बात है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऑयल। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आई नो इट हैज़ देयर इट्स ओन टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़े बन चुके हैं जियो जाइंट्स के तौर पे। बट लेट्स फोकस, द मेन बिजनेस ऑफ द रिलायंस इज़ द ऑयल। सो ऑयल का रॉ मटेरियल जो भी है, इनके प्रोडक्ट जो है रिफाइनरीज में जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, प्लास्टिक के पैलेट्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन सब का रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोलियम है। और वो पेट्रोलियम जो है आपको इंपोर्ट करानी ही पड़ेगी। और रुपया अगर आपका डीवैल्यूएट हो रहा है तो आप क्या बताइए, आप मुझे वो पेट्रोल अब सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? तो जो मेरे यहाँ मेरा जो प्रोडक्ट बनाना था, मुझे रॉ मटेरियल की ही जब प्राइसेस बढ़ गई हैं तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ रहा है। ये सिर्फ मैंने ऑयल पे बात करी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग इंडिया से बाहर वाली अलग अलग कंट्रीज़ पर हम डिपेंडेंट हैं। पर लेट्स टेक अ ऑयल राइट नाउ, क्योंकि जो भी लॉजिस्टिक का गुड्स और सर्विसेज, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पे होता है? पेट्रोल पे या डीजल पे। जो मेन बिजनेस आज भी होता है वो रोड टू रोड कनेक्टिविटी पे होता है, क्योंकि रोड जो है आपको डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सोर्स है एनर्जी का, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चाहिए, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल। आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? हाँ, मैं इस टॉपिक में नहीं जाना चाहता हूँ। E10 ब्लेंड कर रहे हैं, E20 ब्लेंड कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट डे, वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। बट आपके इंपोर्ट्स ही महंगे हो रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो महंगी हो रही है। तो आपका आउटपुट कैसे सस्ता हो सकता है? और फिर लास्ट में बोलते हैं कि नहीं, वी हैव द चीपेस्ट लेबर इन द मार्केट, हमारे साथ सबसे सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे। वी हैव मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द यूथ, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है। कितना निचोड़ हो गया यार एक यूथ को। एक यूथ नाम की गाय है जिससे आपने सारा दूध निकाल दिया है, आप पूरा निचोड़ रहे हो। आप ना अपने यूथ को स्किल्स दे रहे हो, ना ट्रेन कर रहे हो। आधे से ज़्यादा आपके यूथ जो है बेरोज़गार बैठे हैं। कंपनियां हायर नहीं कर रही हैं, और हायर कर रही हैं तो ये बोल रही हैं इनके पास वो स्किल्स नहीं है, विच इज़ ऑल्सो राइट कि इनके पास स्किल्स नहीं है। बेरोज़गार क्यों है? क्योंकि आपने अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। आपका कोई भी वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है। आप जो है सेम पुराना 20-30 साल से रटा है वही चीज़ करा रहे हैं। ज़्यादा आप क्या चेंजेस कर रहे हैं? हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स चेंज कर दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ होना क्या चाहिए था, आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आप उसके अंदर डालें। आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी, और आप अब सारा चीज़ जो है, यूथ एक कैश काउ है जिसको आपने आखिरी बूंद तक निचोड़ दिया है। पर फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाल ही में कोई इंडियन मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्या हम इंडियन सिर्फ डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल्स, हम लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पैकेज डिलीवर करने का काम करते रहेंगे या फूड डिलीवर करने का बात करते रहेंगे? मुझे उनकी बात बहुत सही लगी, क्योंकि इंडिया में कोई टेक और इनोवेशन नहीं हो रहा। अब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इंडिया में आप ऐसा कोई मेरे को मेजर इन्वेस्टमेंट बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर में या टेक में
जिससे कोई ग्राउंड ब्रेकिंग मुझे कुछ मिले। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। यूपीआई के बाद मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग टेक इंडिया ने डेवलप किया है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं रुपये कम होना अच्छी बात है। आप जापान की जीडीपी देखिए, उनका $1 ऑलमोस्ट 150 युआन के बराबर है। अब इनको कौन समझाए कि जापानीज जीडीपी के अलावा एक पर कैपिटा इनकम होता है। एक इंडियन औसत साल में कर तकरीबन $9,000 कमाता है, वहीं एक जापानी जो है 35,000 से $40,000 एक साल में कमाते हैं, जो कि एक औसत इंडियन से 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मतलब जितने 4 हिंदुस्तानी या 4 भारतीय कमा रहे हैं उतना एक अकेला जापानी कमा रहा है। और मज़े की बात है हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन 6%, 7%, कभी 8% भी हो जाता है। ये इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है। औसत इन्फ्लेशन हम लोग 7.5% लेके चलते हैं, जापानीज इन्फ्लेशन 3% है। और ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ है अगले साल कुछ है, उनका कांस्टेंट 3% काफ़ी लंबे सालों से मेंटेन कर रखे हैं। जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे साधारण चीज़ जैसे दूध, बिस्किट, मसाले जो आपको जो इस साल रेट पे चल रहे हैं अगले साल वो से और महंगे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई भी टोन्ड मिल्क खरीदते थे तो आपको पिछले साल यही शायद 26, 27, 28 रुपये का पड़ता था। आज वही आपको टोन्ड मिल्क जो है 30-40 रुपये का मिल रहा है। 30, 35, 32 रुपये दूध आपको पड़ रहा है आधा लीटर का। अगर मैं एक्सटेंडेड पैक बोलूँ तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंडिया से ज़्यादा और भी कंट्री में नहीं है। पर अगर आप जापान से कंपेयर कर रहे हो आप हमें कि आप बोल रहे हो कि वो अपने युआन का प्राइस कम करके रखे हैं डॉलर के मुताबिक, तो उनका इन्फ्लेशन भी कम है, उनका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम रुपये की टर्म्स में ही आप बता दो कितना है। अगर हम उसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो हर साल एक औसत इंडियन जो है कम से कम कमाते जा रहा है, ज़्यादा नहीं कमा रहा है। और ये तब है जब डॉलर की वैल्यू गिर रही है। जब डॉलर गिर रहा है, डॉलर से तेज़ी से रुपया गिर रहा है, रुपी भी लाइक हम फर्स्ट पर ये है जो सच है। इंडिया में सरकार ने सारा चीज़, सारा जिम्मा जो है एक यूथ के सर पे फोड़ दिया है। ना ये सरकार यूथ के स्किल, हेल्थ और जॉब मार्केट तो खैर छोड़ ही दो किसी भी चीज़ में ये जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पिछले 30-40 साल से एक जैसा ही, हाल ही में बदलने की कोशिश की गई थी पर उतना ज़्यादा कुछ बदलाव आया नहीं। हम आइडियली ये होना चाहिए कि हमारा वर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमें उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। पर आज जो लड़का 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है उसका क्या एप्लीकेशन है? मतलब आपने 12 साल उसे वो चीज़ पढ़ाया जिसका रियल लाइफ में उसे कहीं ज़रूरत पड़ा नहीं। स्पेसिफिक अगर वो कुछ स्ट्रीम्स को चुनना चाहे तो बात अलग है, पर उसमें भी बहुत रेयर है कि वो उन सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करेगा। ना केवल ये एजुकेशन सिस्टम बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में कोई इंडियन मिनिस्टर्स थे, वो बोल रहे थे कि चाइना में क्या क्या हो रहा है, डीप सीक बन रहा है, ChatGPT के कॉपी वर्जन उन्होंने बना रखा है, डीप AI बना रखा है, 10 प्रकार के AI बना रखे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम लोग बस डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल्स हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पार्सल डिलीवरी कर रहे हैं या फूड डिलीवरी कर रहे हैं, ग्रॉसरी डिलीवरी कर रहे हैं। मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ, मैं बहुत खुश हुआ था जब उन्होंने ऐसा बोला था। पर वो कर क्या रहे हैं, फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए कर क्या रहे हैं? सब घूम फिर के इंडियन यूथ, और इंडियन यूथ को जो है कंपनियाँ एक्सप्लॉइट करके लेबर बना रही हैं। तो ऐसे थोड़ा होगा यार इनोवेशन। टेक के फील्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग? जो इंडियन जो आपकी बिग 4 कंपनी है, TCS, विप्रो, HCL और इन्फोसिस, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना रही है? आप चाइनीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। चाइनीज़ जहाँ लड़का 8, 10, 12 साल, 15 साल का होता है, बेस्ड ऑन उनके इंटरेस्ट पे वो अपने अपने उनके स्ट्रीम, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अब आप बोलते नहीं, वी आर इनिशिएटिंग स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, 10-10 प्रकार के सरकार ने ये चीज़ें शुरू करी जो कि काफ़ी अच्छी थी, मुझे भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा निकलते हुए। पर हम लोग, आप लोग जानते हैं मेड इन इंडिया बस एक स्टिकर है मेड इन इंडिया नहीं, बस वो असेंबल इन इंडिया है। जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, कुछ मदरबोर्ड्स वगैरह हो गए, वो सब तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में आके बस क्या हो रहा है, उसकी असेंबली हो रही है। मैं पूछता हूँ सेमीकंडक्टर पे इंडियन गवर्नमेंट या पिछले इतने सालों में इंडिया ने करा क्या है? तो बोलेंगे नहीं हम लोग डील्स कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, पर ग्राउंड पे ज़ीरो वर्क है। हम अभी तक इंडिया कोई भी एक ऐसा चिप नहीं है, ना केवल फ़ोन बल्कि PC या लैपटॉप, किसी भी कंडीशन में हम लोग कोई भी इंडियन ऐसा चिप नहीं है जो मार्केट में
अवेलेबल हो और मैं जाके मैं ये इंडियन चिप में खरीद सकूँ। कोई चिप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ सेमीकंडक्टर रातों रात खड़ा नहीं होता, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इंडस्ट्रीज़ चाहिए, आपको वैसा स्किल चाहिए। डेवलप करो ना, आपके पास यूथ है। इंडिया का पहला खुद का इंडिजिनस कौन सा एयरक्राफ्ट था जो फाइटर एयरक्राफ्ट हो? बहुत सारे लोग बोलेंगे HAL तेजस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिट्स का तेजस, बट सही जवाब है मारुत। इंडिया का पहला अपना फाइटर एयरक्राफ्ट मारुत। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उस समय के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स और उन सबको हायर किया था, उनको उनकी कीमत दी थी और बोला था कि ये चीज़ इंडिया में डेवलप करो। अगर इंडिया में स्किल नहीं है तो आप दुनिया भर से बेस्ट इंजीनियर्स हायर करो। खैर मुझे पता है इंडिया में आपको ये मिल जाएगा। आप हायर करो, आप इंडस्ट्री सेटअप करो, आप सेमीकंडक्टर्स पे काम करो, सिलिकॉन वेफर्स पे काम करो, सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, आप वो चीज़ें स्टेब्लिश करो। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल हब बनाओ। आप सिर्फ कॉपी कैट या जो चाइना कर रहा है, चाइना से भी हमें एक कदम आगे जाना पड़ेगा। फैंग जैसी कंपनियाँ इंडिया में भी बने, कुछ एक नया आउटपुट बने, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो सके। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बैकिंग दे और ये चीज़ें बड़ी करे, ताकि इंडिया कल को हम लोग ये ना कहे कि ओके हमारे पास इंजीनियर्स थे, हमारे पास ब्रेन थे, हमने उन ब्रेन का यूटिलाइज नहीं किया, पर ऐसा ना हो भविष्य में। As always, thank you for watching. If you guys still not subscribe, I will say that hit that subscribe button for more such informative video. Or please stay away from the noise from the media. Please stay away from this so-called master stroke. Use your senses, use your brain, and thank you all.